चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का अंतराल का चैप्टर 3 है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसका पहला भाग कर लिया था, तो थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो पाठ है वो एक जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, और ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, जो कि एक महान उपन्यासकार, कथाकार हम कह सकते हैं वो थे। तो देखते हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो अपने नाना के घर रहते हैं और अपनी जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग। भागलपुर आने पर शरद को दुर्गा चरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। और वैसे भी नॉर्मली यही होता है कि जो जितने बड़े परिवार से होता है उनकी शिक्षा के इतना कोई पूछताछ नहीं करता और उनको किसी भी विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है। इसी तरह से शरद को भी प्रवेश मिल गया क्योंकि उनके नाना जो है स्कूल के मंत्री थे। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास, चारू पाठ, सद्भाव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण, यानी कि ये सारे विषय हैं, ये उनको पढ़ने पड़े थे। पहले उन्होंने सिर्फ क्या पढ़ा था? बोधोदय। यह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। यानी कि जितना आप एक दिन की कक्षा में पढ़ते हैं उतना ही आपको शिक्षक के सामने सुनाना होता था। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। यानी कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा, यानी कि जो शिक्षक हैं उनके दंड स्वरूप सीखा, यानी कि शिक्षक उनको दंड देते थे, तभी उनका जो है साहित्य से प्रेम हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। साहित्य जिसे आप लिटरेचर कहते हैं, जिसमें आप कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, एकांकी ये सब पढ़ते हैं, उसको साहित्य ही कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जो शरद चंद्र हैं तो उनका परिचय आंसुओं से हुआ था, यानी कि मास्टर जी उन्हें मारते थे तो इसका मतलब उनका परिचय जो है वो आंसुओं से हुआ। तो क्या कह रहे हैं, जो पढ़ाई है, शिक्षा है, साहित्य है, वो उन्हें दुख पहुंचा रहा है। लेकिन शीघ्र ही वह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये ज्ञान हो गया कि वह अन्य बच्चों से बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी कि उसे अन्य बच्चों से बहुत कम ज्ञान है। यह बात वह सह नहीं सकता था, और जब उसको ज्ञान हुआ कि मैं अन्य बच्चों से बहुत पीछे हूँ तो उसे बड़ा दुख हुआ। इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। तो शरद चंद्र जो है, जब उसको ज्ञान हुआ कि बहुत बच्चों से पीछे हैं, तो उसने बहुत मेहनत की और बच्चों से आगे निकल गया। अब वो एक बहुत ही होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। नाना लोग कई भाई थे और जो परिवार था वो संयुक्त था, सभी एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफ़ी थी। उनमें छोटे नाना जो थे वो अघोरनाथ था, उनका जो बेटा था मणिंद्र उनका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त किया था। यानी कि जो छोटे नाना था उनके बेटे का नाम मणिंद्र था, जो कि उसका क्लासमेट था। उन दोनों को पढ़ाने के लिए ही उनके नाना ने एक पंडित को नियुक्त किया। वे मानो यमराज के सहोदर थे। सहोदर का मतलब होता है भाई। तो वे ऐसे लगता था कि जैसे कि वो यमराज के भाई हैं। यमराज का भाई मतलब जो दंड देते हैं, इस तरह से वो यमराज के समान ही थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है। उनकी क्या सोच थी कि किसी भी विद्यार्थी को विद्या तब आती है जब गुरु का डंडा उनका स्वागत करता है। इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती थी। सिंह गर्जना यानी कि ये पंडित जी की सिंह गर्जना थी, और रुदन कौन करता था, रोता कौन था, रोते वही दोनों बच्चे थे। इस विद्या अध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी, यानी कि पढ़ते पढ़ते भी शरद की जो शरारतें थी वो कम नहीं थी, वो भी चलती रहती थी। शरद यहाँ भी अग्रणी था। अग्रणी यानी कि सबसे आगे था। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे
और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों, पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं। क्यों? पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया। यानी कि नाना जी प्रतिदिन ये देखते थे कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और उसका कितनी रिवीजन उन्होंने की है। क्योंकि वो पहले दिन का ही पाठ पढ़ा रहे थे, इसलिए नाना ने उनसे पूछा, क्यों आज नया पाठ नहीं पढ़ा? तो बच्चों ने बताया कि पंडित जी नहीं आए हैं, उन्हें बुखार आ गया है। बस नाना ने घर के सेवक मुशाई को पुकारा, मुशाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे वे आदर्श मानते थे। यानी कि उनके जो नाना थे वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, चाहे वो कोई नौकर हो या कोई शिक्षक हो या परिवार का कोई सदस्य है, सबका बड़ा ही देखभाल करते थे। तो जब उन्हें पता चला कि पंडित जी को बुखार आ गया है, जो उन्हें ट्यूशन पढ़ाने आते थे, तो उन्हें देखने के लिए जाते हैं। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले। और तुरंत ही संवेद गान का यह स्वर वहाँ गूंज उठा। यानी कि वो इंग्लिश में बोलते हैं, कैट इज आउट, चलो, यानी कि जो बिल्ली, एक तरह से जिसका हम अनुवाद करें तो बिल्ली बाहर गई है, तो चलो अब क्या है, चूहों को खेलना चाहिए। तो बिल्ली, क्योंकि चूहे बिल्ली से डरते हैं, और यहाँ पे ये बच्चे किससे डर रहे थे? अपने नाना से डर रहे थे। तो नाना को यहाँ इन्होंने बिल्ली माना है और खुद को चूहे माना है। और फिर एक साथ ही सारे संवेद, मतलब सारे मिलकर क्या गाते हैं, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी, मदर इज नाई, crow and capper, capper and crow, there little baby, there you go, up to the ceiling, up to the ground, backward and forward, round and round. Dance little baby and mother will sing merrily merrily ding ding ding। कहने का क्या मतलब है कि जैसे चूहा डांस करते हैं बिल्ली के जाने के बाद, तो ऐसे जब उनके नाना चले गए हैं तो वो भी ऐसे ही डांस करते हैं। कहते हैं डांस लिटिल बेबी, डांस आप, यानी ऊपर नाचो, नीचे नाचो, इधर नाचो, उधर नाचो, है ना, फॉरवर्ड राउंड राउंड, गोल गोल घूम के आगे पीछे जो डांस करते हैं, तो उस तरह से कहते हैं। और उनकी मदर गाएंगी और वो नाचेंगे। एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। खुशी से ताक धिनादिन थे। लास्ट लाइन जो आपको दिख रही है ना, मैरिली मैरिली डिंग डिंग डिंग, तो इसका भी इन्होंने जो ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया इसका, क्या किया, खुशी से ताक धिनाधिन, जो कि हिंदी में इसका अनुवाद है। तो एक दिन ना जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आके मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसा होता है, क्योंकि जब कोई बड़े सो जाते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। चमगादड़ को देखकर मणि और शरद के हाथ खुजराने लगे। मणि कौन थे? उनके जो छोटे नाना थे, उनके बेटे थे। और शरद तो शरारती था ही, तो उनके हाथों में खुजली लगने लगी। किस चीज़ की खुजली लगने लगी? शरारत करने की। लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा, उसमें चमगादड़ तो जंगल में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी। चादर पर तेल फैला हुआ वह बुझकर गिर पड़ा। यानी कि पहले दिए जलाते थे तो वो लाठी चमगादड़ को तो नहीं लगी, लेकिन दिए में जाकर लगी। दिए में जो तेल था वो गिर गया और फैल गया, और जो दिया था वो बुझ गया। यह देखकर मणि और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। पलायन का मतलब भाग गए, ठीक है, भाग जाना। नाना की आंख खुल गई, देखा घोर अंधकार फैला है। पुकार उठे, मुशाई मुशाई। मुशाई दौड़ा दौड़ाया, जी बाती कहीं बुत गया, यानी कि दिया कैसे बुझ गया। दिया सलाई जलाकर मुशाई ने देखा कि वहां ना तो मणि है और ना शरद, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मणि और शरद तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। यानी कि मुशाई को लगा वो दोनों तो है नहीं, और जो देवी है शायद इसी ने यहाँ पर इसको गिरा दिया है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी, यानी कि माफ़ करने लायक ये गलती नहीं थी, क्योंकि दिया बुझा दिया, तेल भी गिर गया है। तो केदारनाथ ने देवी का कान पकड़ कर उठाया और मुशाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। यानी कि शरारत जो किसने की थी? शरद ने और मणि ने की थी, और बेचारा जो दंड मिला था वो किसको मिला था? देवी को मिला था। अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी।
शरद शरद बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। यानी कि उनके बड़े मामा, जिनका नाम क्या था, ठाकुरदास, वही सब बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। और जैसे कि गांगुली परिवार के बारे में बताया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो, सभी को नियमों का पालन करना पड़ता था। नियम पालन के लिए वो कठोरता भी दिखाते थे। तो इसी के लिए वो प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे। मोतीलाल कौन थे? शरद के पिता। बच्चों को लेकर गंगा किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया, जगन्नाथ। वैसे जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत प्लस नाथ। हम लिख सकते हैं जगत और नाथ। ठीक है, तो उसने क्या किया था? जगन्नाथ। तो एक गलत संधि विच्छेद किया उन्होंने। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस समय में जो शिक्षा थी, तो जो शिक्षा थी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। विद्यार्थियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उनको चाबुक ही खाना नहीं, अस्तबल में भी उनको बंद कर दिया जाता है। जहाँ की जानवरों को जैसे घोड़े वगैरह को अस्तबल में बंद किया जाता है, इसी तरह से उनको वहाँ बंद कर दिया गया। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि शरद तो शरारती थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। जैसे शरारती बच्चे होते हैं तो वो कोई भी शरारत करते थे, शरद को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। अक्षय पंडित जो कि इनको पढ़ाने घर पर आते थे, तो क्या करते थे, जो मणि और शरद थे, घड़ी को आगे कर देते थे ताकि उन्हें लगे कि टाइम पूरा हो गया है और ये चले जाएं। ऐसे ही विद्यालय में भी करते थे इस तरह की शरारतें। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। यानी कि शरद जैसे कहता घड़ी को आगे करने के लिए, वो कर देते बाकी बच्चे। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया। वे घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी वह 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। तो इस तरह से क्या है, उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके मन में भी थी कि भाई जब घड़ी इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे हो गया। इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। एक दिन पानशाला से असमय में ही लौट आए। क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस फिर क्या था, वे गरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र में वहां से भाग गए। निमिष का मतलब होता है पल भर में। लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी यह कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निर्देशक वही है। यानी कि बड़ा भोला भाला बन गया शरद तो अपने टीचर के सामने। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मुख भंगिमा देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। मतलब इस तरह का नाटक कर रहा था, कोई उस पर अविश्वास कर ही नहीं सकता था। और पंडित जी ने उसकी बातों का विश्वास कर लिया। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर आ गया। यानी कि घर और बाहर वो सबका लीडर बना घूमता था। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पालना, उपवन लगाना, यानी कि बाग बगीचों का काम करना, पौधे लगाना। लेकिन उसके जो सबसे मनपसंद, जो उसकी फेवरेट चीज़ थी, वो क्या थी? तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्से में, यानी कि लकड़े के एक बॉक्स में रखा हुआ था और बड़े यत्न से उनकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के भी बच्चे थे।
उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।